नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपने पहले चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारा सब्जेक्ट कोड है फ्लूइड मैकेनिक्स, CEME 202 नाम से जाना जाता है। सिविल के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के नाम से जाना जाता है। इसका फर्स्ट चैप्टर है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। दोनों ब्रांचेस के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम जानें कि फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि हमारे पास मुख्य रूप से भौतिक रूप से 3 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं या 3 प्रकार के पदार्थ हमारे पास उपलब्ध होते हैं। वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होती है ये समझाने की मुझे आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंदर जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। तो फ्लूइड, लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। तो फ्लूइड बेसिकली क्या हो सकता है, ये एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि लगातार रूप से शियर फोर्स के द्वारा प्रभावित रहता है, या फिर साधारण शब्दों में हम कहें कि कोई भी ऐसी पदार्थ जो कि बह सके, जिसका फ्लो संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो 2 प्रकार के फ्लूइड होते हैं, गैसेज एंड लिक्विड। अब फ्लूइड अगेन 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो ऐसा फ्लूइड जो कि साम्य अवस्था में होता है, जो एक जगह पर रुका हुआ पानी होता है सपोज, या रुका हुआ द्रव होता है, उसको तो हम स्टैटिक फ्लूइड कहते हैं, विच इज़ एट रेस्ट। और जो मूविंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, द फ्लूइड इन मोशन, उसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्लूइड। अब हम अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फ्लूइड की स्पेसिफिक डेंसिटी। प्रॉपर्टी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी पदार्थ की जो उसके गुणधर्मों को बताती है कि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इस प्रॉपर्टी का मान हमारे पास में उपलब्ध होगा तो हमारे पदार्थ में क्या प्लस माइनस होंगे, अगर इसका मान कम है तो क्या होगा, इसका मान अधिक है तो क्या होगा, इस प्रकार से। तो सबसे पहले स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसको हम रो नाम के सिंबल से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कैपिटल M अपॉन कैपिटल V, इसकी यूनिट होगी, मास की यूनिट होती है kg, किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो इसलिए kg पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाती है। अब है सेकंड स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को गामा से रिप्रेजेंट किया है, और W अपॉन V अलग अलग किताब में अलग अलग नाम से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी किताब फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आप उसका जो भी नॉमेनक्लेचर है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो वेट अपॉन वॉल्यूम W अपॉन V। वेट कोई भी प्रकार का बल होता है, तो बल की यूनिट होती है हमारे पास में न्यूटन, और वॉल्यूम अगेन मीटर क्यूबिक मीटर्स, तो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर्स। अब जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम का मान बढ़ता है, परंतु स्पेसिफिक वेट का मान कम होता है। इसलिए अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट है उसको हम रो इंटू जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। फिर है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप देख रहे हैं इन्वर्टेड ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उल्टा ए, और इसका फॉर्मूला है V अपॉन M, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास। देन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इम्पॉर्टेंट टर्म है फ्लूइड मैकेनिक्स में थ्रू आउट, ये सभी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल पर्पज़ हो, चाहे वो नॉर्मल पर्पज़ हो, तो या थियोरेटिकल पर्पज़ हो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, वाटर, यूजुअली वाटर होता है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको आधार मानते हुए उसके सापेक्ष अन्य जो फ्लूइड्स हैं उनकी डेंसिटी को रखते हुए और इसका रेशियो निकालते हैं, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो हम रखते हैं वह पदार्थ जिसकी हमें वैल्यू पता है स्पेसिफिक डेंसिटी की, और नीचे वाटर की रखते हैं, और दोनों के रेशियो को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड हुज स्पेसिफिक डेंसिटी इज़ नोन टू अस। और वाटर की जो स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक डेंसिटी, वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, हिंदी में कहते हैं श्यानता। श्यानता के कारण, जैसे कि हम श्यानता का जो मुख्य विशेष गुण है वो होता है फ्रिक्शन से लेना देना होता है। जैसे कि हम ज़मीन के ऊपर चल पा रहे हैं, तो क्यों चल पा रहे हैं,
क्योंकि फ्रिक्शन जो है ज़मीन का हमारे पैर के साथ में, वो हमें गिरने से रोक रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम गिर जाएंगे, फ्रिक्शन है इसलिए हम चल पा रहे हैं। सिमिलर कंडीशन इज़ अप्लाइड विद द फ्लूइड। कोई भी द्रव क्यों बह पाता है? क्योंकि जिस बर्तन के अंदर, जिस पाइप के अंदर, जिस चैनल के अंदर वो भरा हुआ है, जब वह उसमें से उसको हम प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड करने का मतलब है हम उसको प्रेशर देते हैं, कोई बल देते हैं तो वो उसके किनारों से चिपक कर चलता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो सरफेस जो होती है हमारे पास में, वो सरफेस उसको शियर स्ट्रेस भी फ्रिक्शन का ही एक रूप है, उसको शियर स्ट्रेस प्रदान करती है, जिसकी वजह से वो उसमें बह पाता है। तो जो शियर स्ट्रेस बेसिकली होता है वो उसको क्या करता है, बहने से रोकता है। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही पूरा फ्लूइड बह जाता है, एक पर्टिकुलर स्पीड निर्धारित होती है उसकी विस्कोसिटी के अनुसार कि वह कितना बह सकेगा और कितना नहीं बह सकेगा। तो आपने देखा होगा जितने भी गाढ़े तरल होते हैं, जैसे हुआ डांबर हुआ, वो बहुत मुश्किल से बहता है ना, या हम घर पे चाशनी बनाते हैं चीनी की, वो बहुत मुश्किल से फ्लो होती है। परंतु साधारण जो द्रव है हमारे पास में, जैसे कि पानी है या केरोसिन है, ये क्या होता है, इजीली फ्लो हो सकते हैं। अब है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसे हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टॉ प्रोपोर्शनल टू ए। टॉ होता है शियर स्ट्रेस और ए होता है एरिया, जिसमें वह एरिया जिसके साथ में आपका फ्लूइड बह रहा है। तो टॉ प्रोपोर्शनल टू 1/y भी कहते हैं हम लोग कई बार। अब इसमें y क्या होता है, y होता है हमारे पास में टॉ प्रोपोर्शनल टू du/dy हो गया। देखिए du/dy का जो घटक है, ये इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। इसमें जो u है वो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी इज du एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज dy। तो du/dy, तो टोटल फॉर्मूला आपका बनता है टॉ बराबर म्यू du/dy। म्यू इसके अंदर जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया उसके बाद में प्रकट हुआ वाला हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको हम न्यूटन्स लॉ कोफिशिएंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कह सकते हैं, या नहीं तो कई बार हम इसको डायनेमिक विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए इसके नाम, डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या सिंपली विस्कोसिटी, इन 4 नामों से जानते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला अगर हम इससे रूपांतरित करके निकालें तो म्यू बराबर टॉ u/U, टॉ y/U, और फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है हमारे पास में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम बदल देते हैं सेंटीमीटर वाली यूनिट्स, हमारी CGS जो यूनिट्स होती हैं, तो उसमें न्यूटन का डाइन हो जाता है, सेकंड का सेकंड ही रहता है और मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये जो टोटल फैक्टर बनता है ये बनता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम पॉइज के नाम से जानते हैं। और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है, ये देखिए 1 सेंटीपॉइज इक्वल टू 10⁻⁻² पॉइज। तो इसकी जो यूनिट होती है वो पॉइज होती है डायनेमिक विस्कोसिटी की। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये किस किस का रेशियो होता है, ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी को जब हम डिवाइड करते हैं मास डेंसिटी से, तो उसके रेशियो को हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी या गतिज श्यानता के नाम से जानते हैं। इसमें म्यू का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू की यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और रो जो है उसकी यूनिट है kg पर मीटर क्यूब। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब अगर हम अगेन इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करें, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये जो टर्म बनती है इसको हम स्टोक कहते हैं, स्टोक। और कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए स्टोक और डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए पॉइज टर्म का ही उपयोग किया जाता है। देन हमारे पास टाइप ऑफ फ्लूइड्स, अगला टॉपिक है हमारा। ये देखिए अभी जो हमने इक्वेशन निकाली थी टॉ बराबर म्यू du/dy, उसी के क्रम में हम क्या करते हैं, उसमें 2 फैक्टर थे, एक तो था टॉ शियर स्ट्रेस, उसको तो हम ले लेते हैं वर्टिकल कॉलम पे। एक मिनट,
इसको हम ले लेते हैं वर्टिकल कॉलम पे, और रेट ऑफ शेयर को हम ले लेते हैं मतलब DU/DY को हॉरिजॉन्टल कॉलम पे, हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे। तो आप देखिए ऐसे फ्लूइड जो कि इस ग्राफ के हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हैं उनको हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ऐसे फ्लूइड जो इसकी वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं उनको हम रियल फ्लूइड्स कहते हैं। ऐसे फ्लूइड्स जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं उनको न्यूटोनियन कहते हैं, तथा जो वे सभी फ्लूइड जो 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं उन सबको सम्मिलित रूप से नॉन न्यूटोनियन कहते हैं। अब नॉन न्यूटोनियन में भी आगे क्लासिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं, लिखा है डायलेटेंट, ऐसा फ्लूइड जो कर्व बनाता है ना 45 डिग्री की लाइन से नीचे की ओर, वो डायलेटेंट, और ऊपर की तरफ बनाए तो स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक, और अगर यहाँ पे कुछ दूरी पर स्ट्रेट लाइन हो तो ये इसका नाम है बिंगम प्लास्टिक, और अगर कर्व लाइन हो तो नॉर्मल प्लास्टिक। इसके बाद में है, ये एक टेबल है हमारे पास में, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से संबंधित है। आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी 0 होती है, न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो कि 45 डिग्री का एंगल फॉलो करते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वे सभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की श्रेणी में आते हैं। फिर कुछ प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं, सभी के बारे में इसके अंदर बताया हुआ है। सरफेस टेंशन क्या होता है? अगर अब हम ये देखना चाहें कि सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने देखा है कि पानी के अंदर सुई तैर रही होती है। मुख्य रूप से उससे भी पूर्व हमको ये जानना आवश्यक है कि किसी भी फ्लूइड में दो प्रकार के फोर्स काम कर सकते हैं। जब कोई फ्लूइड हमारा बर्तन के अंदर भरा हुआ है तो दो प्रकार के फोर्स काम करेंगे, अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। जो अधेसिव फोर्स होते हैं वो बर्तन की बाउंड्री और पानी के बीच में या फ्लूइड के बीच में होते हैं, और जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। मतलब जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है उसके विभिन्न मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सरफेस टेंशन के केस में क्या होता है, देखिए नीचे लाइन लिखी है, कोहेसिव फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वन फेज एंड अधेसिव फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट, मतलब बर्तन और पानी, और कोहेसिव मतलब ओनली पानी के विभिन्न कणों के बीच में। सरफेस टेंशन के कारण ये देखिए, आप एक टब है, टब के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के दो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अधेसिव फोर्स तो क्या करेगा, पानी को दीवारों से बांध के रखेगा, और कोहेसिव फोर्स क्या करेगा, जो अपर लेयर ऑफ फ्लूइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, बांध के रखने की कोशिश करेंगे। तो अधेशन और कोहेजन का जब बैलेंस स्थापित होगा, अब ये फ्लूइड टू फ्लूइड डिपेंड करेगा, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के फ्लूइड होना संभव है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट, सोप बबल, इनके लिए कैसे कैसे काम करता है सरफेस टेंशन। तो अगर हम ड्रॉपलेट की बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट पे प्रेशर फोर्स है π/4 d² मल्टीप्लाई में p डिवाइडेड में n। ये देखिए फॉर्मूला π/4 d² इंटू p, और जो n है, n का मान है सिग्मा पाई डी। तो सिग्मा पाई डी से इससे हम सॉल्व करके निकालेंगे, p का मान आएगा 4 सिग्मा अपॉन d। अगर हमारे पास सिंगल रेडियस नहीं होगी, डबल रेडियस हो, तो सिग्मा 1/r1 + r2। और अगर बबल सोप बबल हो तो उसके लिए हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई डी सिग्मा बराबर p/4 पाई d²। तो आप सिंपल शब्दों में ये याद रखिए कि सादा जो हमारे पास में पानी की बूंद होती है उसके लिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो 4 सिग्मा अपॉन डी होता है, और सोप बबल के लिए 8 सिग्मा अपॉन डी होता है। लिक्विड जेट की बात करें तो ये हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है, 2 सिग्मा अपॉन डी होता है। अब देखें कैपिलैरिटी इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको दो फोर्सेस बताए, अधेसिव एंड कोहेसिव, उसके रिलेशन में हम देखेंगे। कोहेजन फोर्स अगर हमारा अधेजन फोर्स से कम है तो आप देख रहे हैं कि जो अंदर फ्लूइड भरा जाएगा बर्तन के अंदर या नली के अंदर, उसकी ऊपरी सतह का आकार कैसा होगा, अंदर की तरफ झुका हुआ होगा, कॉनकेव टाइप का होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः किन के लिए लाई होता है, ये होता है मुख्यतः पानी जैसे अवयवों के लिए। और अगर मरकरी भर दें हम नलिका के अंदर तो उस नलिका के अंदर जो ऊपरी सतह होगी वो कैसी होगी, कॉन्वेक्स होगी। और ये कब होता है, जब हमारे कोहेसिव फोर्सेस अधेसिव फोर्सेस से
ज़्यादा हो जाते हैं। तो कैपिलरिटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी फ्लूइड एक पतली नलिका में भर पाता है। किस कंडीशन में, ये देखिए चित्र में एक टब है हमारे पास, टब के अंदर हमने एक नलिका रख दी, टब में फ्लूइड को भर दिया और नलिका खाली है, तो क्या होगा, एनर्जी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो लो प्रेशर होगा खाली ट्यूब के अंदर और हाई प्रेशर होगा टब के अंदर, तो हाई से लो की तरफ फ्लो होगा और उस वजह से उसमें कैपिलरिटी है तो राइज होगा। राइज होता है इन केस ऑफ वाटर और डिप्रेशन होता है इन केस ऑफ फॉल, ये क्रिएट होता है। अब दो अन्य टर्म्स हैं, कंप्रेसिबिलिटी एवं बल्क मॉडुलस। इनकी सिर्फ अपन को फॉर्मूला जानने की आवश्यकता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रेशर अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और दूसरा है हमारे पास में कंप्रेसिबिलिटी। सिंपली एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ये गैसेस पे ज़्यादा कार्य करती है कि कौन सी गैस कितनी कंप्रेसिबल है, मतलब उसे हम किस हद तक प्रेशराइज कर सकते हैं। नाउ द वेपर प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम में आ भी जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि मान लीजिए जैसे हम घर पे पानी बॉईल करते हैं या दूध बॉईल करते हैं, तो क्या होता है, हम स्टोव पे चढ़ाते हैं बर्तन के अंदर लिक्विड को और उसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो पहले उसमें धीरे धीरे हल्के बबल्स फॉर्म होते हैं, फिर जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है तो वो वेपर बनने लगती है। वेपर बनने लगती है और अगर आप हम ऊपर ढक्कन ढक देते हैं उसके ऊपर बर्तन पे, तो क्या होता है, वो वेपर ड्रॉपलेट्स अंदर गिरने लगती हैं। ऐसे केस के अंदर क्या होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है इनसाइड, और उस हाई प्रेशर जोन के कारण क्या होता है, ये हम सिर्फ एक छोटे बर्तन की बात कर रहे हैं। अगर हम पाइपलाइन की बात करें, मान लीजिए वहाँ पे कहीं हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है और कंटिन्यूस फ्लोइंग फ्लूइड है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर जोन वाला लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचेगा। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचेगा तो दूसरी जगह जाके भी और भी हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। उस हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, उसके कॉन्टैक्ट में जो सरफेस है वहाँ पर पिट्स हो सकती हैं, गड्ढे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है। इस चैप्टर में इतना ही है, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको आगे अलग से सॉल्व करने के लिए दूंगी। ये हमारा चैप्टर 1 की थ्योरी क्लास थी। जिन बच्चों के पास में गूगल मीट या कोई भी अन्य यूट्यूब देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप के अंदर, तो वो पीपीटी को पढ़ लें, और नहीं तो अपनी बुक से रीडिंग कर लें। थैंक यू।